सोचिए न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, एकदम हेवी शूट आउट। हाँ, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। एग्जैक्टली। पुलिस और एक बहुत ही खूंखार अपराधी के बीच खूनी मुठभेड़ चल रही है, और इस अपराधी का नाम है टू गन क्रॉली। अब वो गोलियों से छलनी हो चुका है, खून बह रहा है, लेकिन और ये बहुत अजीब है, उस पल में वो क्या कर रहा है? अपनी जान बचा रहा होगा। नहीं, वो एक लेटर लिख रहा है। ओ वाओ। हाँ, और उस लेटर में वो ये नहीं लिखता कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा है। वो लिखता है कि उसके कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। वेट, रियली? एक क्रिमिनल ऐसा लिख रहा है? बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, शिकागो का सबसे बड़ा गैंगस्टर एल कपोन, जिसके बारे में सबने सुना होगा। हाँ हाँ, माफिया बॉस। राइट। तो एल कपोन भी खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक समाज सेवक मानता था, एक पब्लिक बेनिफैक्टर। देखिए, यही बात ना सबसे ज्यादा खौफनाक और अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक इंसान जो दिन दहाड़े हत्याएं कर रहा है, उसका दिमाग भी उसको खुद की नजरों में सही साबित कर देता है। सही बात है। उसका जो ईगो है या प्राइड कह लीजिए, वो किसी भी कीमत पर उसको खुद को गलत नहीं मानने देता। वो अपनी हर क्रूएलिटी, हर गलत काम के पीछे एक ऐसा लॉजिक बना लेता है जिससे वो खुद को एक अच्छा इंसान मान सके। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का जो मेन मिशन है ना, वो ठीक इसी साइकोलॉजी को समझना है। हम डेल कार्नेगी की बहुत ही फेमस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पन्नों से वो प्रिंसिपल्स निकाल रहे हैं जो ह्यूमन रिलेशंस की असलियत बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इंसान एक लॉजिकल प्राणी है। हाँ, हमें लगता है कि अगर कोई गलत है तो फैक्ट्स दिखा दो, वो सुधर जाएगा। एग्जैक्टली। पर सच्चाई ये है कि इंसान पूरी तरह से इमोशंस, ईगो और प्राइड से चलता है। लॉजिक तो बस बाद में जस्टिफाई करने के काम आता है। ट्रू। और पता है, मैं सोच रही थी, अगर एल कपून या टू गन क्रॉली जैसे लोग जिनका पूरा बैकग्राउंड ही क्राइम का है, वो लोग खुद की आलोचना नहीं कर सकते, तो नॉर्मल लाइफ में ऑफिस में या फैमिली में जब कोई किसी की कमियां निकालता है तो लोग उसको ओपन माइंड से कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कर ही नहीं सकते। देखिए, जब हम किसी की निंदा करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके ईगो पर अटैक कर रहे होते हैं। पर वेट, मुझे यहीं पर एक डाउट है। अगर हम अपने वर्क प्लेस में या पर्सनल लाइफ में किसी की आलोचना ही नहीं करेंगे तो भाई चीजें सुधरेंगी कैसे? ये बहुत कॉमन सवाल है। राइट। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑफिस में लगातार प्रेजेंटेशंस खराब कर रहा है या कोई दोस्त हमेशा लेट आता है तो हम उनकी गलतियों को कंप्लीटली इग्नोर कर दें? नहीं, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो दिमाग के लेवल पर एक्चुअली होता क्या है। इंसान का जो ब्रेन है, स्पेसिफिकली एमिग्डाला वाला पार्ट, वो क्रिटिसिज्म को एक फिजिकल थ्रेट की तरह फील करता है। अच्छा, मतलब फिजिकल डेंजर जैसा? हाँ, जैसे ही किसी की निंदा होती है, उसका लॉजिकल दिमाग शटडाउन हो जाता है और फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली सिचुएशन ऑन हो जाती है। बीएफ स्किनर, जो एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च किया था। उनका वो एनिमल्स वाला एक्सपेरिमेंट? अवार्ड मिला। उन्होंने पनिशमेंट पाने वाले जानवरों के कंपैरिजन में कहीं बेटर और जल्दी सीखा, और इंसानों का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। आई सी। तो क्रिटिसिज्म से करेक्शन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती मानने के बजाय बस खुद को जस्टिफाई करने के बहाने ढूंढने लगता है। यानी आलोचना करना उस होमिंग पिजन की तरह है जो उड़ने के बाद हमेशा घूम फिरकर अपने मालिक के पास ही वापस आता है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। है ना? आप किसी पर निंदा का तीर छोड़ेंगे और वो उस इंसान को सुधारने के बजाय उल्टा उसके मन में आपके लिए रिजेंटमेंट यानी नफरत पैदा करके आप ही के पास वापस आएगा। इब्राहिम लिंकन का एक किस्सा है जो इस बात को बहुत डीपली प्रूव करता है। वो सिविल वॉर के टाइम वाला? हाँ, सिविल वॉर के दौरान जनरल मीड ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। उनकी गलती की वजह से दुश्मन सेना को बच निकलने का रास्ता मिल गया। अब लिंकन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने गुस्से में जनरल मीड को एक बेहद कड़वा और क्रिटिसिज्म से भरा हुआ लेटर लिखा था। लेकिन इस लेटर की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है पता है? क्या? लिंकन ने वो लेटर कभी पोस्ट ही नहीं किया। वेट, रियली? भेजा ही नहीं। भेजा ही नहीं? वो लेटर एक्चुअली लिंकन की डेथ के बाद उनके पर्सनल पेपर्स में मिला था। वाओ, ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि उस वक्त लिंकन के लिए उस लेटर को रोक लेना कितना मुश्किल रहा होगा। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ था, वॉर खत्म करने का चांस मिस हो गया था, फिर भी उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया। क्योंकि लिंकन इंसानी फितरत के इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने सोचा होगा कि
अगर मैं ये लेटर भेज दूं तो जनरल मीड क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली डिफेंड करेंगे खुद को। एग्जैक्टली। वो अपनी गलतियां नहीं मानते। वो शायद खराब मौसम को ब्लेम करते, या कहते कि सेना थकी हुई थी, या शायद ईगो में आकर रिजाइन ही कर देते। वो डिफेंसिव एटीट्यूड उन दोनों के बीच की खाई को और बड़ा कर देता। सही बात है। हैंस सेली एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक बार कहा था कि इंसान जितनी तारीफ का भूखा होता है ना, उतना ही निंदा से खौफ खाता है। अगर आपको किसी के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाना है तो उसकी शुरुआत क्रिटिसिज्म से नहीं बल्कि जेन्युइन अप्रिसिएशन से करनी पड़ेगी। जेन्युइन अप्रिसिएशन? तो चार्ल्स श्वाब का एग्जाम्पल यहीं पर सबसे फिट बैठता है। ओह, उनका केस तो कमाल का है ना? वो उस जमाने में, मतलब सोचने वाली बात है, $1 मिलियन सालाना कमाते थे, जो उस टाइम पर एक अनइमेजिनेबल अमाउंट था। और उनकी इस सक्सेस का रीजन स्टील बनाने की कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। तो फिर क्या था उनका सीक्रेट? उनकी असली ताकत ये थी कि वो लोगों के अंदर जो बेस्ट चीजें हैं उनको बाहर निकालना जानते थे। वो लोगों को मोटिवेट करते थे और उनकी छोटी छोटी सक्सेसेस की बहुत ही सच्ची जेन्युइन तारीफ करते थे। और अगर तारीफ की बात चली रही है तो स्टीवी वंडर की कहानी तो मुझे सच में बहुत इमोशनल लगती है। हाँ, स्टीवी वंडर का बचपन का किस्सा। हाँ, सब जानते हैं कि स्टीवी वंडर बचपन से ब्लाइंड थे। उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन उनकी क्लास में एक चूहा घुस गया। अच्छा, और किसी को मिल नहीं रहा था? राइट, किसी को नहीं मिल रहा था। तो उनकी टीचर ने चूहे को ढूंढने के लिए स्टीवी को बुलाया। और पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि स्टीवी, तुम्हारे पास सुनने की एक ऐसी अमेजिंग पावर है जो इस पूरे रूम में और किसी के पास नहीं है। वाह, ये बहुत पावरफुल है। आई नो। जरा सोचिए, एक बच्चा जो हमेशा अपनी डिसेबिलिटी की वजह से शायद एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस कर रहा होगा, उसको अचानक रियलाइज हुआ कि उसकी वही कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस एक सच्ची तारीफ ने उनकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी और वो आगे चलकर दुनिया के सबसे लेजेंडरी म्यूजिशियंस में से एक बने। ये सच में इंस्पायरिंग है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू सामने आता है। क्या? मान लीजिए मैं इस पॉडकास्ट इस डीप डाइव के बाद कल ऑफिस जाऊं और अपने बॉस या कॉलीग्स की अचानक तारीफ करना शुरू कर दूं। हाँ, लोग वियर्ड फील करेंगे। वही था। क्या ये चापलूसी या बटरिंग नहीं लगेगी? आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं। वो इंस्टेंटली फिगर आउट कर लेते हैं कि कोई अपना मतलब निकालने के लिए मीठी बातें कर रहा है। 100%। और यही रीजन है कि सच्ची तारीफ यानी जेन्युइन अप्रिसिएशन और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, चापलूसी जो होती है ना, वो शैलो होती है। उसमें सेल्फिश मोटिव होता है। हम सामने वाले को बस इसलिए अच्छा बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है। मतलब वो मैनिपुलेशन जैसा हो गया। एग्जैक्टली। जबकि सच्ची तारीफ कंप्लीटली सेल्फलेस होती है। ये तब आती है जब हम सामने वाले की क्वालिटीज को ट्रूली नोटिस करते हैं। चापलूसी सिर्फ होठों से निकलती है, पर सच्ची तारीफ सीधा दिल से आती है। सही कहा। फेक तारीफ को लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, पर एक जेन्युइन तारीफ उनके दिल में लाइफ लॉन्ग रह जाती है। अच्छा, सुनने वालों के लिए यहाँ एक सवाल छोड़ते हैं। हम सब एक पल के लिए सोचें कि हमने आखिरी बार कब किसी कॉलीग, फैमिली मेंबर या दोस्त की जेन्युइनली बिना किसी स्वार्थ के तारीफ की थी। डिफेंसिव होने से बचा सकते हैं और अप्रिसिएशन से उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए मुझे किसी से कोई स्पेसिफिक काम करवाना है। मतलब मैं सिर्फ तारीफ करके तो प्रेजेंटेशन नहीं बनवा सकती ना। किसी के अंदर कोई एक्शन लेने की डिजायर कैसे जगाई जाए? आई थिंक यहाँ पर वो फिशिंग वाला यानी मछली पकड़ने वाला एग्जाम्पल बहुत एप्ट है। ओह, फिशिंग वाला प्रिंसिपल। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की मास्टर की है। देखिए, जब कोई मछली पकड़ने जाता है तो हुक में वो चीज थोड़ी लगाता है जो उसको खुद खानी पसंद हो। राइट। अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं कांटे में पिज्जा थोड़ी लगाऊंगी। एग्जैक्टली। इंसान को खाने में स्ट्रॉबेरीज और क्रीम पसंद हो सकती है, लेकिन मछली को तो केंचुआ यानी वर्म ही पसंद है ना। तो फिश को अट्रैक्ट करने के लिए कांटे में वर्म ही लगाना पड़ेगा। ये सुनने में ना बहुत बेसिक और लॉजिकल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में हम अक्सर अपने ही पर्सपेक्टिव में इतने ज्यादा फंसे होते हैं कि हमें लगता है जो हमें चाहिए वही सामने वाले को भी चाहिए। हम दूसरों के सामने स्ट्रॉबेरीज परोसने की कोशिश करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि यार ये खा क्यों नहीं रहा। एग्जैक्टली। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग, हम बस ये बताते रहते हैं कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए या हमारी कंपनी कितनी ग्रेट है। जबकि फिलोसोफर जॉन ड्यूई ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि ह्यूमन नेचर की सबसे डीप मोटिवेशन है
इम्पोर्टेंट फील करने की चाहत। सही बात है। हर इंसान, चाहे वो कोई सीईओ हो या एंट्री लेवल एम्प्लॉय, खुद को अपनी दुनिया का सेंटर मानता है। और इसका सबसे सॉलिड प्रूफ वो न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी वाली स्टडी थी। ओ, हाँ, वो वर्ड फ्रीक्वेंसी वाली। राइट। उन्होंने हजारों फोन रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज किया, ये चेक करने के लिए कि लोग कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज करते हैं। और पता है वो वर्ड क्या था? मनी तो नहीं होगा? नहीं, वो वर्ड था मैं, आई। हर इंसान को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खुद में, अपनी लाइफ में और अपनी प्रॉब्लम्स में होता है। आई एग्री। और इसी बात को अगर हम इंडिया के सोशल मीडिया कल्चर से रिलेट करें, लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फोटोज क्यों पोस्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए होते हैं, जो एक्चुअली उन्हें इंपॉर्टेंट और वैलिडेटेड फील कराते हैं। बिल्कुल। और मुझे यहाँ डॉग्स यानी कुत्तों का वो एग्जाम्पल बड़ा क्यूट और रेलेवेंट लगता है। कुत्तों का एग्जाम्पल? हाँ, देखिए, कुत्ता दुनिया का शायद इकलौता ऐसा एनिमल है जिसे अपना खाना कमाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, वो कैसे? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, तब जाके उन्हें खाना मिलता है। लेकिन एक पेट डॉग सिर्फ अपना अनकंडीशनल लव दिखाकर अपनी जिंदगी गुजार लेता है। बात तो सही है ना? वो जब अपने ह्यूमन को देखता है तो खुशी से पूंछ हिलाता है, जंप करता है और क्लियर मैसेज देता है कि उसे उस इंसान में कितनी जेन्युइन दिलचस्पी है। इंसान खुद को सबसे स्मार्ट मानता है, फिर भी हम अपने ईगो में आकर ये सिंपल सा लॉजिक भूल जाते हैं कि दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना कितना इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि हमारा ईगो हमारी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है, और हम जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या कोई फैमिली गैदरिंग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बस यही कैलकुलेट कर रहा होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। राइट, व्हाट्स इन इट फॉर मी। रियलिटी पर चोट करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सक्सेस का कोई एक अल्टीमेट सीक्रेट है तो वो ये है कि हम चीजों को दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आदत डालें। पर वेट, और ये सवाल बहुत लोगों के माइंड में आएगा, क्या इस अप्रोच को चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं कहा जाएगा, कि मैं बस अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे के पर्सपेक्टिव का यूज कर रही हूँ? नहीं, देखिए, इसे मैनिपुलेशन तब कहा जाता है जब इसमें सिर्फ एक साइड का फायदा हो और दूसरे का नुकसान। जीरो सम गेम टाइप। हाँ, लेकिन हेनरी फोर्ड जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे वो एक्चुअली विन विन सिचुएशन है। जब आप दूसरे पर्सन की नीड को जेन्युइनली समझते हैं तो आप उसको वो ऑफर करते हैं जो उसे चाहिए, और रिटर्न में आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए। एक ऐसी जीत जहां दोनों खुश हैं, बिना किसी का एक्सप्लॉयटेशन किए। अच्छा, सुनने वालों के लिए एक और रिफ्लेक्शन का मोमेंट। जब भी हम नेक्स्ट टाइम किसी आर्ग्यूमेंट में हो या किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो एक बार जरूर सोचें कि हम उन्हें स्ट्रॉबेरीज दे रहे या उनकी पसंद का वर्म। हम किसके पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? वेरी वेल पुट। थैंक यू। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल थियरीज की बात। लेकिन एवरीडे लाइफ में, लाइक ऑफिस लिफ्ट में या किसी शादी की पार्टी में, हम लिटरली कैसे शो करें कि हमें दूसरों में इंटरेस्ट है? हर वक्त डीप कॉन्वर्सेशंस तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आते हैं वो छोटे पर बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल स्टेप्स, और इनमें सबसे पहला और शायद सबसे आसान स्टेप है एक स्माइल, एक मुस्कान। हाँ, चार्ल्स श्वाब, जिनकी हमने पहले स्टील इंडस्ट्री वाले सेक्शन में बात की थी, उनकी सक्सेस में उनकी उस $1 मिलियन स्माइल का बहुत बड़ा रोल था। देखिए, एक जेन्युइन स्माइल बिना एक भी शब्द बोले सामने वाले को ये फील कराती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं आपको वेलकम करता हूँ। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि स्माइल सिर्फ फिजिकली चेहरे तक लिमिटेड नहीं रहती। मतलब जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, राइट, और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी आवाज की टोन चेंज हो जाती है। Yes. वो स्माइल वॉइस के थ्रू ट्रैवल करके लाइन के उस पार बैठे इंसान को फील हो जाती है। 100%। कस्टमर सर्विस वाले इस ट्रिक को बहुत यूज करते हैं। एग्जैक्टली। और स्माइल के बाद जो दूसरी चीज मैजिक की तरह काम करती है, वो है किसी का नाम याद रखना। द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। बिल्कुल। जिम फार्ले का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो कोई हाईली एजुकेटेड स्कॉलर नहीं थे, पर अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका अलग ही रुतबा था। पता है क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्किंग स्ट्रांग था। क्योंकि वो हजारों लोगों को उनके फर्स्ट नेम से बुला सकते थे। उनकी मेमोरी इस मामले में शार्प थी। ये कोई छोटा स्किल नहीं है। अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी और सबसे इंपॉर्टेंट आवाज उसका खुद का नाम होता है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी इस आर्ट में मास्टर थे। उन्हें एक नॉर्मल मैकेनिक तक का नाम याद रहता था। और सोचिए, जब एक प्रेसिडेंट आपको आपके नाम से बुलाए तो आपको कैसा फील होगा?
नाम याद रखने से सामने वाले को ये लगता है कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो भीड़ में बस एक रैंडम चेहरा नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी। हम सब अक्सर ये कंप्लेन करते हैं ना कि यार मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। हाँ, ये तो सबकी प्रॉब्लम है ना? हम किसी शादी या इवेंट में किसी से हाथ मिलाते हैं, वो अपना नाम बताता है और 5 सेकंड बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं। बिल्कुल। पर मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे हमारी मेमोरी खराब है। मुझे लगता है कि हम उनका नाम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उस मोमेंट में उन्हें एक्चुअली सुन ही नहीं रहे होते। ओह, दैट्स डीप। हमारा दिमाग सिर्फ इस बात का वेट कर रहा होता है कि ये सामने वाला कब चुप हो और मैं अपनी नई स्टोरी शुरू करूं। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस है। और ठीक यहीं से ना सुनने की कला यानी आर्ट ऑफ लिसनिंग की शुरुआत होती है। सिगमंड फ्रॉइड, जिनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर माना जाता है, उनको दुनिया के सबसे बेहतरीन लिसनर्स में काउंट किया जाता है। अच्छा, उनका सुनने का तरीका कैसा था? उनके सुनने के ढंग में एक अजीब सी कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस होता था। जब वो किसी पेशेंट या इंसान की बात सुनते थे तो उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कंप्लीटली उस पर्सन पर फोकस्ड होती थी। सामने वाले को लगता था कि वो इंसान सच में मैटर करता है। वाओ! और इससे मुझे डेल कार्नेगी का खुद का एक पर्सनल इंसिडेंट याद आ गया जो उन्होंने किताब में शेयर किया है। एक बार वो किसी डिनर पार्टी में गए जहां उनकी मुलाकात एक बॉटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञानी से हुई। अब कार्नेगी को पेड़ पौधों के बारे में जीरो नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या किया? पूरा टाइम बोर हुए? नहीं, वो उनके पास बैठे और घंटों तक चुपचाप पूरे फोकस के साथ उस साइंटिस्ट की बातें सुनते रहे। उन्होंने कंप्लीटली अपना ईगो साइड रखा और बीच में अपनी कोई कहानी नहीं घुसाई। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पार्टी खत्म हुई तो उस बॉटनिस्ट ने होस्ट से जाकर कहा कि डेल कार्नेगी इस पार्टी के सबसे बेहतरीन बातूनी यानी मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। जो इंसान एक शब्द नहीं बोला उसको बेस्ट स्पीकर का टैग मिल गया। एग्जैक्टली। ये बहुत फनी भी है और डीपली मिस्टीरियस भी। इसके पीछे ना वही इंपॉर्टेंट फील कराने वाला प्रिंसिपल काम कर रहा है। जब आप किसी की बात को बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनते हैं तो बेसिकली आप उसको इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। इम्प्लिसिट फ्लैटरी, राइट? हाँ, आप उसे बता रहे होते हैं कि आपके विचार, आपकी बातें वैल्यू रखती हैं। ये एक तरह की साइलेंट चापलूसी है, पर ये किसी भी तारीफ भरे शब्दों से ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। सुनने वालों के लिए यहाँ एक और पॉज लेते हैं, रिफ्लेक्शन का टाइम। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो नोटिस कीजिए, क्या आप सच में उन्हें समझने के लिए सुन रहे हैं या बस अपना अगला डायलॉग बोलने की बारी का वेट कर रहे हैं? आई थिंक 90% लोग सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। ट्रू। अच्छा, लिसनिंग स्किल से नए दोस्त तो बनाए जा सकते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन रियल लाइफ हमेशा इतनी स्मूथ नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कई बार ऑफिस में मीटिंग्स के दौरान या फैमिली में प्रॉपर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जब आपको 100% लगता है कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूं। तो ऐसी टेंस सिचुएशन में एक लीडर क्या करता है? ये ह्यूमन रिलेशंस का सबसे टफ और ट्रिकी पार्ट है, और इसका जो पहला और शायद सबसे कड़वा रूल इस बुक में बताया गया है वो ये है कि आप किसी भी बहस यानी कि आर्ग्यूमेंट को जीत नहीं सकते। वेट, इम्पॉसिबल? अगर मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, पूरा डेटा मेरे लैपटॉप में ओपन है और मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकती हूँ कि मैं सही हूँ, तो मैं आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि लॉजिकली अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत भी गए ना तो साइकोलॉजिकली आप हार जाएंगे। ओह, आई सी। देखिए, जब आप फैक्ट्स दिखाकर किसी को गलत प्रूफ करते हैं तो आप सीधा उसके प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट पर स्ट्राइक करते हैं। वो इंसान पर्सनली ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, छोटा फील करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? वो इंसान आपको इंटरनल लेवल पर कभी पसंद नहीं करेगा। राइट। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला किस्सा याद आ रहा है मुझे। हाँ, उनकी बायोग्राफी में। अपने अर्ली डेज में फ्रैंकलिन बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव थे। उन्हें डिबेट करने में और लोगों की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने में बड़ा मजा आता था। हाँ, और इसका नतीजा क्या हुआ? जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं डिबेट्स तो जीत रहा हूँ, लोग मेरे लॉजिक के आगे चुप हो जाते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली दोस्त खो रहा हूँ, लोग मुझसे कटने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी इस आदत को पूरी तरह ड्रॉप कर दिया और डिप्लोमेसी यानी टैक्टफुली बात करना सीखा। इस अप्रोच को मैं एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक पहाड़ पर एक भारी पत्थर ऊपर ढकेल रहे हैं। ओके। आप पत्थर पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी और उस पत्थर का वेट उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सिमिलरली, आर्ग्यूमेंट में आप जितना लॉजिक और वॉल्यूम सामने वाले पर थोपेंगे, वो बंदा उतना ही अपनी पोजीशन पर डिफेंसिव हो जाएगा। वाओ, परफेक्ट एनालॉजी। इसके बजाय हमें ड्रॉप ऑफ हनी यानी शहद की एक बूंद वाला अप्रोच रखना चाहिए। एक तीखी बहस से ज्यादा आपकी एक ठहराव भरी
मीठी बात लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल। और इस कम्युनिकेशन टेक्निक को सॉक्रेट्स का रहस्य या सीक्रेट ऑफ सॉक्रेटिस भी कहा जाता है। वो फेमस ग्रीक फिलोसोफर। हाँ, सॉक्रेट्स ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम गलत हो। उन्होंने एक ब्रिलियंट टेक्निक डेवलप की जिसमें वो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हमेशा उन पॉइंट से करते थे जिन पर दूसरा पर्सन नेचुरली अग्री करे। अच्छा, कॉमन ग्राउंड ढूंढना। एग्जैक्टली। वो कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जिनका जवाब सामने वाला सिर्फ हाँ में दे सके। और जब आप किसी इंसान से लगातार 3-4 बार यस या हाँ कहलवा लेते हैं तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव अग्रीएबल स्टेट में चला जाता है। ओह, तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस या गार्ड था वो डाउन हो गया। राइट। और एक बार गार्ड डाउन हो गया फिर उसे अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू समझाना बहुत आसान और नेचुरल हो जाता है। ये तो हुई नॉर्मल डिस्कशंस की बात। पर मान लीजिए किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एक सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव से कोई मैसिव ब्लंडर हो जाए, तो वहां सॉक्रेट्स टेक्निक कैसे काम आएगी? जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंसिडेंट मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेस्ट लगता है। आप चार्ल्स स्टाइनमिट्ज की बात कर रही हैं। हाँ, चार्ल्स स्टाइनमिट्ज। वो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक जीनियस लेवल के साइंटिस्ट थे। जी ने उन्हें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया था। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब जी को रियलाइज हुआ कि वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर तो है लेकिन एक टेरेबल मैनेजर हैं। और उनके उस डिपार्टमेंट में कंपनी का बड़ा नुकसान हो रहा था। एग्जैक्टली। सिचुएशन इतनी टेंस थी कि कंपनी को डिसीजन लेना था। अब नॉर्मल दुनिया में क्या होता, मैनेजमेंट उन्हें बुलाती, डांट लगाती और डिमोट करके पद से हटा देती। अगर जी ऐसा करता तो स्टाइनमिट्ज जैसा जीनियस, जिसका ईगो ऑब्वियसली फ्रेजाइल होगा, वो डीपली हर्ट होता। वो डेफिनेटली बुरा मानकर जी से रिजाइन कर देता और शायद किसी राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लेता। पर जी के लीडर्स ने बहुत स्मार्टली एक्ट किया। उन्होंने स्टाइनमेट्ज का डेजिग्नेशन चेंज करके उन्हें एक नया हेवी साउंडिंग टाइटल दे दिया, कंसल्टिंग इंजीनियर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। वही काम, नया नाम। हाँ, काम अभी भी वही टेक्निकल वाला था जो उन्हें पसंद था, और मैनेजमेंट किसी और को दे दिया गया। लेकिन इस नए वीआईपी टाइटल की वजह से स्टाइनमेट्ज को लगा कि उनका प्रमोशन हुआ है। इसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में सेविंग फेस यानी किसी का सम्मान बचाना कहते हैं। उनका प्राइड हर्ट नहीं हुआ और कंपनी का प्रॉब्लम भी स्मूथ तरीके से सॉल्व हो गया। और किसी का आत्मसम्मान बनाए रखना ही, माय फ्रेंड्स, लीडरशिप की सबसे बड़ी निशानी होती है। और एक अच्छा लीडर जब आलोचना करता भी है ना, तो पहले वो अपनी खुद की गलतियां एक्सेप्ट करता है। डेल कार्नेगी का अपनी नीस जोसेफिन वाला चैप्टर इसी पर बेस्ड है ना। हाँ, कार्नेगी ने अपनी यंग भतीजी जोसेफिन को अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रखा था। अब वो 19 साल की थी, नेचुरली उसे गलतियां होती थीं। जब भी कार्नेगी उसे डांटने वाले होते तो वो सडनली खुद को रोकते। और क्या सोचते? वो अपने आप से कहते कि डेल, तुम्हारी एज डबल है, तुम्हारा एक्सपीरियंस दुगना है। जब तुम 19 साल के थे तो तुम कितनी बेवकूफियां करते थे, याद है? और फिर वो जोसेफिन के पास जाकर कहते, तुमने ये ब्लेंडर किया है, लेकिन मैं तो तुम्हारी एज में इससे भी अजीब गलतियां करता था, तो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, पर अगली बार हम इसको ऐसे कर सकते हैं। वाओ, जरा सोचिए, जब कोई बॉस आपसे ऐसे बात करेगा तो आपका डर, आपका डिफेंसिव नेचर वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एक सच्चे लीडर का काम लोगों में रिसेंटमेंट पैदा करना नहीं, उनके एटीट्यूड को शेप करना है। कर्नल हाउस का पॉलिटिकल एग्जाम्पल इसी फिनेस को दिखाता है। कर्नल हाउस? वो वुडरो विल्सन के एडवाइजर थे ना। हाँ। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम प्रेसिडेंट विल्सन के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट। पर हाउस का स्टाइल बिल्कुल हटके था। वो प्रेसिडेंट को कभी ब्लंटली कोई एडवाइस नहीं देते थे कि आपको ये करना चाहिए। तो वो कैसे कन्विंस करते थे प्रेसिडेंट को? वो किसी कैजुअल डिस्कशन के बीच किसी नए आइडिया को एक बीज की तरह प्रेसिडेंट के दिमाग में प्लांट कर देते थे, बहुत ही ऑर्गेनिकली। और थोड़े दिनों बाद प्रेसिडेंट विल्सन प्रेस के सामने आकर वही आइडिया ऐसे अनाउंस करते थे जैसे वो खुद उनके दिमाग की ही उपज हो। और कर्नल हाउस को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती थी कि क्रेडिट प्रेसिडेंट ले रहे? बिल्कुल नहीं। उन्हें रिजल्ट से मतलब था, ईगो सैटिस्फैक्शन से नहीं। उन्हें पता था कि आइडिया इंप्लीमेंट हो रहा है और यही असली इन्फ्लुएंस है। ब्रिलियंट। तो सुनने वालों के लिए आखिरी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी है या उस रिलेशनशिप में अपना इन्फ्लुएंस जीतना जरूरी है, चाहे वो ऑफिस हो या घर? सच में यही वो सवाल है जो गेम चेंज कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा, इस डीप डाइव के धागों को एक साथ समेटें तो एक बात एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है। वो क्या? कि लाइफ में, ह्यूमन रिलेशंस में और करियर में
अल्टीमेट सक्सेस का सीक्रेट इस बात में बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी नीड्स, अपने लॉजिक या अपने आत्मसम्मान को कितना आगे रखते हैं। सही कहा। असली सीक्रेट ये है कि हम सामने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव, उसकी इंपॉर्टेंस फील करने की नीड और उसके प्राइड को कितनी वैल्यू देते हैं। और रिसर्च भी यही बैकअप करती है। किसी भी इंसान की प्रोफेशनल सक्सेस में उसकी प्योरली टेक्निकल स्किल्स का रोल शायद 15% ही होता है। बाकी की 85% सक्सेस टोटली ह्यूमन इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती है। ह्यूमन इंजीनियरिंग यानी लोगों के साथ डील करने का तरीका, उन्हें समझना और इंस्पायर करना। यस। एक बहुत ही प्रोफाउंड एग्जाम्पल से इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। इस किताब में एक वॉल स्ट्रीट बैंक के प्रेसिडेंट का किस्सा मेंशन किया गया है। वो इंसान अपने टाइम का टॉप बैंकर था, पर उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर सैटरडे नाइट को वो अपनी डायरी लेकर अकेला बैठता था। और अपने बैंक का प्रॉफिट कैलकुलेट करता था? नहीं, वो पूरे हफ्ते में हुई अपनी हर सिंगल मुलाकात, हर मीटिंग और हर कॉन्वर्सेशन का डीप सेल्फ एनालिसिस करता था। वाओ, दैट टेक्स करेज। अ लॉट ऑफ करेज। वो खुद से जेन्युइनली पूछता था कि इस मीटिंग में मैंने क्या मिस्टेक्स की, मैं कहाँ पर उस वेंडर या उस क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझने में फेल हो गया, क्या मैंने आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में इंसान को लूज कर दिया, और मैं अपने नेक्स्ट वीक की कॉन्वर्सेशंस को कैसे बेटर बना सकता हूँ। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत बहुत रेयर है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हाँ। हमारा सारा एनर्जी और फोकस दूसरे को ब्लेम करने में निकल जाता है। बॉस अजीब है, कुलीग पॉलिटिक्स करता है, क्लाइंट बेवकूफ है। लेकिन जो अपनी खुद की आलोचना ओपनली करने का साहस जुटा लेता है, वही ह्यूमन रिलेशंस का मास्टर बनता है। और यहीं से एक बहुत ही प्रोवोकेटिव यानी सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आता है। सुनने वालों के लिए मेरा एक सजेशन है, क्या हो अगर हम सब अपनी लाइफ को, अपनी रोजाना की बातचीत को एक ह्यूमन लेबोरेटरी मान लें, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। हाँ, सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर हम हर हफ्ते अपनी ऑफिस कॉल्स, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स और दोस्तों के साथ होने वाली बातचीत का ऐसे ही ऑनेस्ट एनालिसिस करें, बिना खुद को डिफेंड किए, तो सोचिए हमारे रिलेशंस, इंटरव्यूज और ओवरऑल लाइफ में कितना जादुई बदलाव आ सकता है। कम्युनिकेशन जिसे हम एक बर्डन या कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं, वो एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म में बदल जाएगी। एब्सोल्युटली। ये बुक सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटली खुद की ईगो को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। आज के इस सेशन का मेन टेकअवे यही है, क्रिटिसाइज कम करें, अप्रिशिएट जेन्युइनली करें और दुनिया को अकेजनली दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करें। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। बिल्कुल। और इसी स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड थॉट के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आई होप सुनने वालों को कल से अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का एक नया लेंस मिल गया होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।